हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएसए का 11th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 से और सेक्शन 39 से लेकर 45 तक, जो कि आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें ये सेक्शन 45 से 41 था, जिसमें अन्य व्यक्ति की राय का रिलीवेंसी से रिलेटेड जो ये प्रोविजन है, ओपिनियन ऑफ द थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट। तो इसके बारे में प्रोविजन है। अब बात आती है कि इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें जो क्वेश्चन जो मेंस के बनते हैं, प्री के तो पॉइंट ऑफ व्यू से बनते ही बनते हैं, केस लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं और अपना जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी बनता है। प्री के वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि विशेषज्ञ की राय जो है वो किस सेक्शन में दी हुई है ना, 39, 40 ऐसे करके जो भी 39 से 45 तक प्री के सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और मेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो अलग अलग इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। और देखो, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन है, एक तो है विशेषज्ञ की राय और एक है अन्य व्यक्ति की राय, है ना। जो हेडिंग है इसकी वहां पर देखेंगे तो वहां अन्य व्यक्ति की राय है और जो विशेषज्ञ की राय है वो अलग है क्वेश्चन। तो इसलिए एक क्वेश्चन तो यहां से अलग बनेगा कि विशेषज्ञ की राय से संबंधित प्रावधान और विशेषज्ञ की राय का साक्षिक मूल्य, उसका एविडेंशियरी वैल्यू। एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनेगा मेंस का, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा फिर वो रहेगा विशेषज्ञ साक्षी जो होते हैं, दो तरह के साक्षी इसमें हो जाएंगे, क्योंकि जब अन्य व्यक्ति की राय है तो अन्य व्यक्ति की राय में दो तरह के डिवाइडेशन इसमें हो जाते हैं। पहला जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ साक्षी, जो एक्सपर्ट विटनेस जो होते हैं वो, और दूसरा होता है साधारण साक्षी, ठीक है ना, जनरल विटनेस जो होते हैं, कॉमन विटनेस कह सकते हैं। तो दो तरीके से हो गए, तो इन दोनों में डिफरेंस से रिलेटेड फिर क्वेश्चन बनता है एक, ठीक। फिर यहां से जो तीसरा मेंस का क्वेश्चन बनेगा फिर वो बनेगा हस्तलेख विशेषज्ञ जो होता है, हस्तलेख विशेषज्ञ व्यक्ति की राय, ठीक है ना। हस्तलेख विशेषज्ञ व्यक्ति की राय से संबंधित जो क्वेश्चन है फिर यहां पर वो बनेगा अलग, ठीक है ना। हस्तलेख के बारे में विशेषज्ञ नहीं होगा, बल्कि या तो फिर ये कहे कि वहां पर वो व्यक्ति होगा, ठीक। या फिर दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि किसी व्यक्ति के हस्तलेख को मतलब किस तरीके से साबित किया जा सकता है, दूसरा यहां से ये क्वेश्चन बन गया। और तीसरा जो यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर वो बनेगा एक अलग क्वेश्चन कि अन्य व्यक्ति की राय। जब अन्य व्यक्ति की राय से संबंधित क्वेश्चन आएगा तब आपको सेक्शन 39 से 45 ये सारी सेक्शन को डिस्क्राइब करना होगा। और जब केवल विशेषज्ञ की राय से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तब वहां पर आपको 39 और 40 सेक्शन को आपको बताना होगा, ठीक है ना। बाकी आपको ज्यादा नहीं बताना, 39 और 40 जो सेक्शन है वो विशेषज्ञ की राय से संबंधित है। और अगर अन्य व्यक्ति की राय से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको 39 to 45 ये सारी सेक्शन आपको बतानी होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहली सेक्शन है 39, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें ये 45 से लेकर 51 सेक्शन तक था, ठीक है ना। यहाँ ये 39 से लेकर 45 तक है। तो जहां तक ये है वहां से देखो 45 पे ये खत्म है और ये 45 से स्टार्ट था, तो जहां पे वो स्टार्ट था वहां पर ये खत्म है इस टाइम पे, यानी 6 सेक्शन का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां पर जो सेक्शन 39 है वो क्या कहती है कि जब कोर्ट की, पहली तो इसकी डेफिनेशन आएगी कि विशेषज्ञ कौन होता है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो विशेषज्ञ की आएगी। तो इस सेक्शन को भी पढ़ने से पहले हमें एक चीज और जान लेनी है कि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि विशेषज्ञ की राय, तो यह चैप्टर यहाँ पर क्यों बनाया गया है, हमें राय लेना, अन्य व्यक्ति की राय, ओपिनियन लेना क्यों जरूरी है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन यहाँ पर क्यों जरूरी है। तो इससे रिलेटेड पहले हम पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि जो जनरल रूल है, जो
जनरल रूल है वो ये कहता है कि जो ओपिनियन है, राय, वो राय बनाना किसका काम है? कोर्ट का काम है। ठीक है ना। जनरली जो साक्षी होता है, जो विटनेस होता है, वो किस संबंध में अपना आके मतलब जो है अपना गवाही वगैरह या अपना साक्ष्य वगैरह जो देता है, तो किस बारे में देता है? किसी फैक्ट के बारे में। तो इसलिए बोला जाता है कि साक्षी जो होता है, जो विटनेस होता है, वो तथ्य का साक्षी होता है ना। विटनेस ऑफ फैक्ट होता है, यानी वो फैक्ट के बारे में बताएगा, यानी उस घटना के बारे में ही बताएगा वो, है ना। यानी जो उसने देखा है, जो उसने सुना है, और जो उसने इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया है। ठीक है ना। परसीव्ड बाई सेंस जो होता है, इंद्रियों द्वारा जो उसने अनुभव किया है, वो उनके बारे में बताएगा। राय थोड़ी ना देगा। राय बनाना किसका काम होता है? कोर्ट का काम होता है। ठीक है ना। तो यानी साक्षी को केवल उन्हीं बातें बतानी चाहिए जो उसने देखी सुनी है अपने इंद्रियों के द्वारा, जिनका अनुभव उसने किया है। लेकिन कोर्ट को कब जरूरत पड़ती है? कभी कभी कोर्ट को किसी या तो विधि के मैटर पर, मतलब या तो विधिक मैटर पर, है ना, या किसी रिलीवेंट फैक्ट के संबंध में, या किसी रिलीवेंट फैक्ट के संबंध में ओपिनियन बनाने से पहले क्या करना होता है? कुछ तकनीकी क्वेश्चन होते हैं। जब कोर्ट को किसी विधिक तथ्य या किसी रिलीवेंट फैक्ट के संबंध में ओपिनियन यानी राय बनाने से पहले उसके संबंध में कुछ टेक्निकल चीजों को जब सॉल्व करना होता है, और ये जो टेक्निकल चीजें होती हैं, ये सामान्य अनुभव और ज्ञान, सामान्य ज्ञान से और सामान्य अनुभव से क्या होती हैं? परे होती हैं, है ना। तो इस स्थिति में कोर्ट को ऐसे विषयों पर एक्सपर्ट की राय जो है वो लेना आवश्यक हो जाता है। और इसमें एक केस है मुबारक अली अहमद वर्सेस बॉम्बे राज्य 1958 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि किसी साक्षी को यानी विटनेस को ओपिनियन प्रकट करने का, ओपिनियन बनाने का अधिकार दे दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यायिक कार्रवाई यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई का डेलीगेशन हो जाएगा। यानी हमने कोर्ट का काम किसको सौंप दिया? जो विटनेस है, साक्षी है, उसको। तो ये न्यायिक कार्रवाई का डेलीगेशन यानी प्रत्यायोजन हो जाएगा। साक्षी का जो कार्य होता है वो केवल उन्हीं फैक्ट को बताना होता है जिनके बारे में उसे व्यक्तिगत यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो रखता है। अनुमान लगाना, ओपिनियन बनाना ये कोर्ट का कार्य है, और कोर्ट को ये अधिकार कोर्ट के पास में ही रहना चाहिए। ठीक है ना। तो लेकिन होता क्या है कि जब कोर्ट को कुछ तकनीकी प्रश्नों पर जो है सॉल्व करना होता है किसी चीज को, किसी सब्जेक्ट पर, तो फिर वहां पर ओपिनियन वो जो है एक्सपर्ट की लेनी आवश्यक होती है। तो इसी पर बात आती है कि फिर एक्सपर्ट कौन होगा। तो ये जो सेक्शन 39 है ये बताएगी, इसमें डेफिनेशन भी यहां पर है ना, यहां पर ये डेफिनेशन है, यहां पर ये कहता है ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन यहां पर क्या कहती है कि जब कोर्ट की किसी विदेशी विधि या विज्ञान यानी साइंस हो गया, फॉरेन लॉ हो गया, फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट, 3 सब्जेक्ट हो गए, और अन्य क्षेत्र। यहां पर अब जो बीएसए है, इस बीएसए में नया ये जोड़ा गया है यहां पर न्यू, क्योंकि जैसे जैसे समय इस टाइम पे बदल रहा है तो कुछ तकनीकी चीजें भी बढ़ रही हैं।
तो इसलिए कोर्ट की सीमा को यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है। केवल अब पहले ऐसा नहीं कि फॉरेन लॉ या साइंस या आर्ट या ये जो 5 चीजें दे रखी थी उन्हीं के संबंध में राय जो है वो एक्सपर्ट की ले सकता है, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया है। अब वो अन्य क्षेत्र से संबंधित कोई विषय भी है तो वहां पर भी कोर्ट जो है किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकता है। तो अन्य क्षेत्र की किसी बात पर, या फिर चौथा है इसमें हस्तलेख यानी हैंड राइटिंग के बारे में, और अंगुली चिन्ह की अनन्यता। अनन्यता मतलब होती है पहचान, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसकी? ऑफ हैंड राइटिंग की, हस्तलेख की पहचान और फिंगर इंप्रेशन की पहचान। हस्तलेख या अंगुली चिन्ह इन दोनों की पहचान, अनन्यता के बारे में जब राय बनानी हो कोर्ट को, तब इन बातों पर ऐसी जो भी विदेशी विधि, विज्ञान, कला या अन्य क्षेत्र में, या फिर हैंड राइटिंग या फिंगर इंप्रेशन की पहचान से संबंधित विषयों में, जहां पर ये इन सब से संबंधित प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उनमें किसी विशेष कुशल व्यक्ति की राय, विशेष कुशल व्यक्ति की राय मतलब यानी ओपिनियन इस पॉइंट पर पर्सनल, जो स्पेशली स्किल्ड हो, है ना, इन विषयों में स्पेशली स्किल्ड पर्सन हो, उनकी ओपिनियन क्या मानी जाएगी? रिलीवेंट जो है वो मानी जाएगी, और ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो ये एक्सपर्ट की डेफिनेशन है यहां पर। और इन विषयों पर, ये विषय कौन कौन से हैं? FLASH। अब तक ये 5 विषय थे, 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है ना। F का मतलब यहां पर है फिंगर इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन, ठीक है। L का मतलब है यहां पर लॉ, और लॉ में आपको याद रखना है कि लॉ जो है वो फॉरेन लॉ है, ठीक है। भारतीय विधि पर कोई एक्सपर्ट की राय नहीं लेगा। भारतीय विधि के संबंध में यहाँ पर कोर्ट जो है वो जानकारी रखता है, और जो भारतीय विधि है उनसे संबंधित फैक्ट को कोर्ट में साबित करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये हम आगे सेक्शन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लॉ जो है वो फॉरेन लॉ ही है। और ए का मतलब हो गया यहाँ पर आर्ट। ए का मतलब क्या है? ए से हो गया आर्ट, और एस से हो गया साइंस, ठीक है, और एच से हो गया हैंड राइटिंग। तो फ्लैश के संबंध में कोई भी जो स्किल रखता है व्यक्ति इनके संबंध में, तो विशेष कुशल व्यक्ति की राय इनके संबंध में क्या होगी? रिलीवेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर जो फ्लैश है, इस फ्लैश में आपको ओ और लगा देना है, ठीक है ना। अब ऑफ आप कहीं पे भी इसमें लगा देना। वैसे तो आर्ट के बाद में ओ है, तो FLAO, ठीक है। तो ऑफ यहां पे लगा दो, या कहीं पे लगा दो, या यहां पे लगा दो, ठीक है ना। SHO, FLA SHO ऐसे कर दो, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब उसके बाद में यहां से जो इलस्ट्रेशन है उसको देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको देखना है कि विशेषज्ञ कौन होता है, तो विशेषज्ञ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। किन विषयों पर विशेषज्ञ की राय रिलीवेंट होती है, तो वो विषय भी हमने देख लिए। अब उसके बाद में इलस्ट्रेशन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही मृत्यु विष यानी जहर के द्वारा कारित हुई है, जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे एक ही मृत्यु हुई है। अब इस विष से पैदा हुए लक्षण के बारे में एक्सपर्ट की राय रिलीवेंट है। अब यानी इस जहर से संबंधित, अब कोई जैसे सपेरा है, अब सपेरा होगा या कोई जहर मारने वाला जैसे होते हैं ना, तो वो बता सकता है कि इस जहर से जो लक्षण पैदा होते हैं, हाँ इसी तरह के लक्षण पैदा होते हैं, तो ये व्यक्ति क्या होगा? वहां पर एक्सपर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है जैसे कि क्वेश्चन ये है कि क्या कोई कार्य करने के समय चित्त विकृत के कारण यानी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसके कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, यह जानने में असमर्थ था। तो क्वेश्चन ये है यहां पर, यानी जो हम 84 सेक्शन हम पढ़ते हैं आईपीसी का,
ठीक है, तो यहां पर ये हो गया सेक्शन 22 हम पढ़ते हैं बीएनएस का, तो उसमें ये यहां पर ये उसके फैक्ट हैं, मतलब ये 84 के और 22 बीएनएस के। ठीक है, अब इस प्रश्न पर एक्सपर्ट की राय रिलीवेंट होगी कि क्या ए के द्वारा प्रदर्शित जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उनसे जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, क्या वो सामान्यतः दर्शित होती है, जो लक्षण है उनके द्वारा प्रकट होता है वो, और क्या ऐसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लोगों को उन कार्यों की प्रकृति को जिन्हें वे करते हैं या कि वह जो कुछ कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्राय असमर्थ होते हैं, यानी इनकेपेबल उनको बना देती हैं। तो अगर अनसाउंडनेस के बारे में कि अनसाउंडनेस क्या है और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में उस व्यक्ति के अंदर जो लक्षण पैदा होते हैं वो क्या इस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के द्वारा होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो इसके संबंध में जानकारी रखता है उसकी राय यहां पर रिलेवेंट मानी जाएगी और वो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर है कि प्रश्न ये है कि क्या कोई दस्तावेज, क्या कोई डॉक्यूमेंट ए के द्वारा लिखा गया था। अब एक दूसरा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है जो ए के द्वारा लिखा गया साबित हो जाता है या उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब इस प्रश्न पर एक्सपर्ट की राय यहां पर रिलीवेंट होगी कि दोनों ही दस्तावेज वो एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं या दोनों ही दस्तावेज वो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा जो एक्सपर्ट रहेगा वो जो बताएगा कि हाँ दोनों डॉक्यूमेंट एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए या दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, तो ऐसे एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो रिलीवेंट होगी। अब यहां पर जो नेक्स्ट है, तो ये तो सेकंड जो है वो आगे नेक्स्ट सेक्शन के बारे में प्रावधान करता है यहां पर। ठीक है ना, अब इससे रिलेटेड जो आगे उसमें चलते हैं केस लॉ पे। ठीक है, यहां पर चलते हैं केस लॉ के संबंध में। पहला है यहां पर अब्दुल रहमान वर्सेस मैसूर राज्य 1972 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस केस में स्वर्णकार की जो राय थी सोने की शुद्धता के संबंध में, सोने मतलब स्वर्ण की शुद्धता के संबंध में, स्वर्णकार मतलब सुनार, तो सुनार की जो राय थी उसको यहां पर क्या माना गया था, रिलीवेंट माना गया था। ठीक है, और इस केस में यह भी कहा गया था कि किसी भी साक्षी के लिए विशेषज्ञ होने के लिए मतलब इस सेक्शन के अधीन, धारा 39 के अधीन, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि उसके पास में कोई उपाधि हो यानी कोई डिग्री हो, ये जरूरी नहीं है। विशेष कुशल व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, अब उससे इसके बाद में एक केस हो गया। फिर दूसरा केस इसमें है कानपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी जो होता है, उस स्टूडेंट को भी सेक्शन 39 के अधीन यानी जो 45 इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अधीन एक्सपर्ट माना था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट केस है इसमें
जर्नैल सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1999 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में प्रश्न था जो बंदूक सही हालत में है या नहीं है, चल रही थी या नहीं चल रही थी। तो बंदूक से संबंधित जो एक्सपर्ट था, प्रशिक्षित मतलब जो है जो ट्रेंड था, प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसर बंदूक चलाने में, उसको यहां ये साबित करने के लिए कि हाँ बंदूक सही हालत में थी, चालू हालत में थी या नहीं थी, उसको यहां पर क्या माना गया था, एक्सपर्ट माना गया। ठीक है। अब उसके बाद में जो यहां पर नेक्स्ट सेक्शन है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो 40 सेक्शन है वो भी एक्सपर्ट की राय से ही संबंधित है। ठीक है, और जो 39 है उसका सेकंड जो क्लॉज है वो भी। तो जो सेकंड क्लॉज है वो यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45A उससे रिलेटेड है। यहां पर क्या कहता है कि जब कोर्ट को किसी कार्यवाही में किसी कंप्यूटर संसाधन के बारे में, यानी किसी कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में, है ना, या फिर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल फॉर्म में पारेषित मतलब ट्रांसफर्ड, ट्रांसमिटेड, है ना, या भंडारित मतलब स्टोर। तो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर्ड या स्टोर किसी इंफॉर्मेशन के संबंध में अगर कोई राय बनानी है कोर्ट को, भाई कंप्यूटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट से रिलेटेड, तब आईटी एक्ट 2000 की जो सेक्शन है 79A, ठीक है ना, सेक्शन 79A, इसमें 79A में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक की साक्ष्य परीक्षक की राय, इसको याद रखना है। ठीक है ना, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये इसकी राय जो है वो क्या मानी जाएगी, रिलीवेंट होगी। ठीक है ना, तो ये यहां पर बात करता है कि कंप्यूटर के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय, उसके बारे में बात करता है, तो वो यहां पर रिलीवेंट है। अब यहां पर जो सेक्शन नेक्स्ट है, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए, उपधारा के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक की साक्ष्य परीक्षक जो होता है, यानी एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, वो क्या माना जाएगा, एक्सपर्ट होगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर सेक्शन 40। सेक्शन 40 कहता है विशेषज्ञों की रायों से संबंधित जो फैक्ट होते हैं वो रिलीवेंट होंगे, यानी वे फैक्ट जो बीएसए में अन्यथा धारा जो 39 से 45 है, इसके अलावा अगर कहीं पे वो रिलीवेंट नहीं है तो वो रिलीवेंट माने जाते हैं यदि वे विशेषज्ञ की राय का समर्थन करते हैं या फिर वो उनका विरोध करते हैं, यानी उससे इररिलीवेंट है, या तो सपोर्ट करेंगे या फिर रिब्यूट करेंगे, यानी इररिलीवेंट होंगे। जबकि ऐसी राय क्या रहेंगी, राय रिलीवेंट मानी जाएंगी। मतलब राय क्या होनी चाहिए, मतलब राय तो रिलीवेंट होनी चाहिए, लेकिन उससे उसका सपोर्ट करने वाले या उसको विरोध में होने वाले जो फैक्ट रहेंगे, ठीक है ना, वो फैक्ट क्या माने जाएंगे, रिलीवेंट माने जाएंगे। जैसे उसी में बोला था कि भाई बंदूक चालू हालत में थी, अब इसी को ही विशेषज्ञ इसको सपोर्ट करने वाला जो फैक्ट रहेगा वो भी रिलीवेंट माना जाएगा, और इसको जो इससे इररिलीवेंट रहेगा वो भी क्या माना जाएगा, वो भी रिलीवेंट माना जाएगा। ठीक है ना, कोर्ट को दोनों ही कंडीशन में पहुंचना होता है निर्णय पर जाने के लिए, तो जो भी एविडेंस जिधर से आ जाता है वो ही उसके संबंध में कोर्ट जो है आगे कार्रवाई करता है। इससे रिलेटेड जैसे इलस्ट्रेशन है कि क्वेश्चन ये है कि क्या ए को कोई जहर दिया गया था किसी प्रकार का, तो ये प्रश्न है। अब ये फैक्ट रिलीवेंट है कि अन्य व्यक्तियों में भी
जिन्हें वह जहर दिया गया था उसी तरह के ही लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस जहर के लक्षण होना विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं या उससे इनकार करते हैं। ठीक है ना, या तो वो डिनाई करते हैं या अफर्म करते हैं। ठीक है ना, जो सिम्टम्स, लक्षण मतलब जो सिम्टम्स उस जहर से उत्पन्न होते हैं उनके संबंध में जो एक्सपर्ट बताते हैं कि हाँ ये इस जहर से ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं या इस जहर से ऐसे लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, और ऐसे ही लक्षण अगर उत्पन्न होते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति में भी ऐसे ही जहर के लक्षण उत्पन्न हुए थे। तो अब एक्सपर्ट ने बताया जहर के संबंध में कि हाँ इससे ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब इस विशेषज्ञ की राय का समर्थन करता है कि अन्य व्यक्ति में भी ऐसे लक्षण हुए थे। तो ये जो सपोर्ट किया इस बात को, ठीक है, और विशेषज्ञ ने अगर इनकार किया इस बात से कि जहर से ऐसे लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, तो अगर वो जहर किसी अन्य व्यक्ति को चढ़ा और उसमें भी ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए थे तो यहां पर उसको भी जो है सपोर्ट कर दिया बात को, है ना। और अगर विशेषज्ञ ने बात कही कि जहर से लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं लेकिन उस जहर से किसी अन्य व्यक्ति में ऐसे लक्षण प्रकट नहीं हुए थे, तो यहां पर उसकी बात क्या हो गई, डिनाई हो गई, यानी उससे वो इररिलेवेंट हो गए। तो विशेषज्ञ की राय का सपोर्ट करने वाले और उससे इररिलेवेंट दोनों ही तरह के फैक्ट जो वो रिलेवेंट माने जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो 39 और 40 ये दोनों सेक्शन आपको यहां पर लिखनी है। अब जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है वो है विशेषज्ञ की राय का साक्षिक मूल्य। साक्षिक मूल्य यानी इविडेंशियरी वैल्यू। अब इविडेंशियरी वैल्यू के संबंध में यहां पर कोर्ट का क्या कहना है और होता क्या है इसका इविडेंशियरी वैल्यू। तो बीएसए में तो ऐसा कोई कहीं चीज बताई नहीं गई है, ना ही ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा कुछ बताया गया था, लेकिन वैसे जो विशेषज्ञ की राय का जो साक्षिक मूल्य जो होता है वो दुर्बल यानी वीक होता है, कमजोर होता है, अत्यंत कमजोर होता है। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसके 3 कारण हम दे सकते हैं। पहला कारण आप दे सकते हैं कि जो एक्सपर्ट होता है वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, पेशेवर व्यक्ति होता है, और वह जाने अनजाने में उस व्यक्ति के पक्ष में राय देगा जिसने उसे पेश किया है, क्योंकि प्रोफेशनल है, जो पैसा दे देगा उसे वो उसी के संबंध में अपनी राय दे देगा। दूसरा ये है कि जो एक्सपर्ट होता है वो मानव होता है यानी व्यक्ति होता है, और व्यक्ति की राय जो है वो मानवीय बहुल जो होती है वो हो सकती है, यानी ह्यूमन एरर जो बोलते हैं जिसको बोलते हैं वो भी हो सकती है व्यक्ति से। ठीक है ना। और तीसरा इसमें यह है कि जो एक्सपर्ट होता है वो करप्ट भी हो सकता है, यानी वो भ्रष्ट भी हो सकता है। चौथा इसमें आप ये दे सकते हैं कि जो मानवीय ज्ञान जो होता है, ह्यूमन नॉलेज जो है वो पूर्ण नहीं है। ठीक है ना, और उसकी जो ओपिनियन है वो रॉन्ग भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ठीक, तो ये 4 इसमें कारण हैं। अब उसके बाद में इससे रिलेटेड फिर केस लॉ आते हैं। यहां पर केस लॉ में आपको बताना है हनुमंत वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1952 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ की राय यानी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट वो उन मामलों में रिलीवेंट मानी जाएगी, उन मामलों में सुसंगत होगी जो धारा 39 के अंतर्गत आते हैं, यानी वे विषय उन विषयों में, ठीक है ना, जो फ्लैश से संबंधित हमने अभी पढ़े थे उन विषयों में ही रिलीवेंट होगी। दूसरा इसमें जो हमको पढ़ना है वो है हप्पू वर्सेस एम्परर का केस।
दूसरा केस इसमें ये है, इस केस में भी जो कोर्ट ने ये कहा कि जो एक्सपर्ट होता है वो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति होता है और वो अक्षम भी हो सकता है, ठीक है ना, इनकॉम्पिटेंट भी हो सकता है, इनकेपेबल और भ्रष्ट यानी करप्ट हो सकता है। ठीक, उस दो केस हो गए। उसके बाद में तीसरा इसमें जो हमको बताना है वो है मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट 1953 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ भी मानव, एक्सपर्ट भी ह्यूमन होता है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना, और वह जानबूझकर झूठ बोल सकता है। ठीक, तो इस तरह से हमने विशेषज्ञ की राय का साक्ष्यिक मूल्य भी देख लिया और विशेषज्ञ देख लिए, विशेषज्ञ की परिभाषा देख ली, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट जो वो हो गए। उसके बाद में अगर इसमें एक केस और लिखें, वो है गुलजार अली वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1998 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट का जो साक्ष्य होता है, विशेषज्ञ का जो साक्ष्य होता है या राय जो होती है, हम यही कहेंगे कि विशेषज्ञ का जो साक्ष्य है वो क्या है, केवल एक राय है, ओपिनियन है, और आदमी की राय, इंसान की राय क्या है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। आदमी को क्या जानकारी अधूरी होती है और बिल्कुल सही तो नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये इसमें बोला था। अब बात आती है इसमें दूसरा जो पॉइंट है मेंस का क्वेश्चन के हिसाब से, वो है एक होता है विशेषज्ञ साक्षी और दूसरा होता है साधारण साक्षी। तो इन दोनों में अंतर से संबंधित एक तो पहला अंतर आपको यही बताना है कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 45-46 और बीएसए की धारा 39 और 40 में दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहां से आप बताओगे कि ये 47 से 51 तक दिया हुआ है और यहाँ 41 से 45 में दिया हुआ है। दूसरा ये है कि विशेषज्ञ जो साक्षी होता है वो क्या घटित हुआ ये तो बताता है, यानी इतने तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि वो क्या करता है, तथ्यों पर, फैक्ट पर अपनी राय भी देता है। जबकि साधारण साक्षी जो है वो क्या घटित हुआ इसी के संबंध में वो बताता है, ठीक है ना। तीसरा इसमें जो आपको अंतर बताना है वो ये है कि जो विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट जो होता है, वो अपने प्रयोग यानी जो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग का डिटेल्स यानी ब्यौरा, प्रयोग की डिटेल्स भी दे सकता है, ठीक है ना। अपनी राय उसने जो बनाई है जिन एक्सपेरिमेंट के बेस पर, वो उनकी भी डिटेल दे सकता है, जबकि साधारण साक्षी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद में 4th नंबर का इसमें डिफरेंस आपको देना है कि जो एक्सपर्ट होता है वो अपनी दस्तावेजों को देख करके, यानी जो पुस्तकें हैं उसकी, उनको देख करके अपनी स्मृति ताजा कर सकता है, ठीक है, जबकि साधारण साक्षी ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर 5वां बनाना है कि जो एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो अन्य ही इसी प्रकार के जो समान मामले होते हैं, अन्य
जो एनालॉगस केस जो होते हैं, एनालॉगस जो केस होते हैं, उन केस के फैक्ट का भी यहां पर क्या दे सकता है, साइटेशन दे सकता है, साइट कर सकता है, उन केस का भी हवाला। मतलब यहां पर यह है कि जो एनालॉगस केस होते हैं, अन्य समतायुक्त मामलों के तथ्यों का हवाला यहां पर एक्सपर्ट विटनेस यहां पर नहीं दे सकता, ठीक है ना, जबकि साधारण साक्षी ऐसा कर सकता है। दूसरा ये है यहां पर इसका जो 6 है कि जो एक्सपर्ट विटनेस जो होता है, विशेषज्ञ साक्षी, वो अपने विषय का विशेष ज्ञान रखता है, ठीक है ना, डिग्री नहीं रखता लेकिन उसमें विशेष अनुभव उसमें रखता है, जबकि जो साधारण साक्षी होता है वो अनपढ़ भी हो सकता है, ठीक है ना, विशेष ज्ञान की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो बनेगा फिर 41 से, ठीक है ना। अब 41 क्या कहता है, 41 बात करता है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब रिलीवेंट मानी जाएगी। वहां पर तो ये कह रहा है कि हस्तलेख और हस्तलेख के बारे में, हैंड राइटिंग के बारे में और फिंगर इंप्रेशन के बारे में जो स्किल जो पर्सन होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल पर्सन जो होते हैं, वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। यहाँ ये बात कर रहा है कि इनके बारे में जो ओपिनियन है उसको कब रिलीवेंट माना जाएगा 41 में, ठीक है। और ये जो 41 है ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 47 है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं 41 सेक्शन क्या कहती है कि जब कोर्ट को राय बनानी हो इस बारे में कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो किसी व्यक्ति ने लिखा है या उस पे हस्ताक्षर किए हैं अपने, तो तब उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग से, जिसके द्वारा वह लिखी गई है या उस पर सिग्नेचर किए गए हैं, उस व्यक्ति के हस्तलेख से अनुमानित की जाती है, हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है का मतलब है यही है वो सीधा सीधा कि वो लिखा गया है या उस पर सिग्नेचर किए गए हैं, उस हस्तलेख से या हैंड राइटिंग से परिचित, ठीक है ना, एक्वेंटेड बोलते हैं उसको, परिचित को, परिचित किसी व्यक्ति की राय कि हाँ वह उस व्यक्ति के द्वारा ही लिखा गया है या उस व्यक्ति के द्वारा उस पर सिग्नेचर किए गए हैं या उस व्यक्ति के द्वारा वो नहीं लिखा गया है या उस व्यक्ति के द्वारा उस पर सिग्नेचर नहीं किए गए हैं, इस तरह की उस व्यक्ति की राय रिलीवेंट होगी, ठीक है ना, इसमें ये कह रहा है। तो जिस व्यक्ति ने उसकी हैंडराइटिंग या उसके सिग्नेचर को देखा है उसकी राय यहां पर रिलीवेंट मानी जाती है, यानी उससे परिचित जो व्यक्ति रहता है उसकी हैंडराइटिंग से या सिग्नेचर से। अब इसमें एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि जो परिचित है वो एक्वेंटेड जो है परिचित, उसकी हैंडराइटिंग से या उसके सिग्नेचर से हम कैसे मानेंगे कि वो परिचित है व्यक्ति उसकी हैंडराइटिंग से। तो ये एक्सप्लेनेशन ये बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हैंडराइटिंग से परिचित है, ये तभी तब कहा जाता है या तो उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है, ठीक है, या फिर उसने अब खुद अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन, अपनी अथॉरिटी के अधीन उसको लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हुआ तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें प्राप्त किए हैं। यानी या तो उसने उन्हें खुद लिखते देखा है या खुद स्वयं के द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन या तो लिखा या उस व्यक्ति को जिसके लेख से परिचित होना उसका कहा जा रहा है, उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए किसी डॉक्यूमेंट के उत्तर में उस व्यक्ति का फिर उत्तर आया और उस उत्तर में उस व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई जो बातें थी, वो दस्तावेज जो थे, लेटर्स वगैरह, वो उसने प्राप्त किए हैं। या फिर जब भी कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है ना, जो कारोबार का मामूली अनुक्रम होता है, उसमें कारोबार के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा जो भी लिखी गई डॉक्यूमेंट हैं वो उसके समक्ष रोजाना मतलब रखी जाती रही हैं, तो उसके समक्ष रोजाना वो रखे जा रहे हैं उसको वो लेटर, तो वो व्यक्ति तब कहा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति उससे परिचित है। इसका एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दे रखा है कि क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पत्र
ईटानगर के एक व्यापारी ए की हैंडराइटिंग में है। अब बी बंगलुरु में रहता है, बंगलुरु में, और वहां का व्यापारी है। अब उसने ईटानगर का जो व्यापारी है ए, उसको पत्र संबोधित किए हैं और उसके द्वारा जो लिखे गए पत्र थे वो प्राप्त भी किए हैं। अब सी जो है वो जो बंगलुरु का व्यापारी है उसका क्या है, क्लर्क है, लिपिक है, ठीक है ना। अब जिसका कर्तव्य है बी के लेटर्स को देखना, चाहे वो भेजे गए हैं चाहे वो प्राप्त किए गए हैं, और फाइल करना उनको, ठीक है ना। बी का दलाल डी है जिसके समक्ष ए के द्वारा लिखे गए पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए बी बराबर उन्हें रखा करता था। अब बी, सी और डी की इन प्रश्न पर राय की क्या वह पत्र ए द्वारा, ए के मतलब हैंडराइटिंग में है, तो ये जो राय देंगे वो क्या होगी, रिलीवेंट होगी। भले ही ना तो बी ने, ना सी ने, ना डी ने ए को लिखते हुए कभी देखा था, ठीक है ना। तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, कारोबार के मामूली अनुक्रम के दौरान वो बार बार उनके सामने आती जाती रही हैं, या तो प्राप्त की या भेजी हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर रिलीवेंट मानी जाती हैं। तो यहां पर हस्तलेख व्यक्ति की राय जो है वो रिलीवेंट है। अब इसी से रिलेटेड फिर बात आती है यहां पर कि हस्तलेख को साबित कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहां पर फिर बात आती है, प्री का भी क्वेश्चन आ जाता है ये। हस्तलेख, हस्तलेख मतलब हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग साबित करने का ढंग, ढंग मतलब तरीका, साबित करने का तरीका वो क्या रहेगा। तो एक तो हम जिसने वो लिखा है पत्र या दस्तावेज, तो स्वयं उस राइटर यानी लिखने वाले व्यक्ति यानी लेखक के द्वारा। दूसरा हम कर सकते हैं जो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो होती है, विशेषज्ञ की राय के साक्ष्य के द्वारा, यानी जो सेक्शन 39 में दे रखा है। तीसरा जो उसकी हैंडराइटिंग से, हस्तलेख से जो परिचित व्यक्ति होगा उसकी राय हम देखेंगे, यानी सेक्शन 41 के तहत, ठीक है ना। चौथा जो उसके जो लिखने वाला व्यक्ति रहता है, स्वयं जो लेखक रहता है, उसके परिसाक्ष्य यानी उसकी गवाही, उसके परिसाक्ष्य द्वारा उसे साक्षी के रूप में बुला करके, साक्षी के रूप में बुलाकर, ठीक है ना। यानी एडमिशन जो होता है उसका, सेक्शन 17 जो है आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की, वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर सेक्शन 15 आपका बीएसए का और 17 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का। उसके बाद में 4 तरीके हो गए। फिर जो यहां पर 5वां जो इसमें तरीका रहेगा, 5वां जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोर्ट के द्वारा यानी न्यायालय के द्वारा खुद उसकी हैंडराइटिंग जो रहेगी, उसकी हैंडराइटिंग की तुलना करके, तुलना करके मतलब जो सेक्शन 72 रहेगी बीएसए की, ठीक है ना, सेक्शन 72 जो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 73 थी और बीएसए की सेक्शन 72 के अधीन उसकी तुलना करके, ठीक है ना। इस तरीके से वो हस्तलेख साबित किया जा सकता है। अब बात आती है, फिर एक और क्वेश्चन यहां पर मेंस का बनता है, जो हस्तलेख, यहां पर बात आती है हस्तलेख यानी हैंडराइटिंग, हस्तलेख के विशेषज्ञ जो होता है
उसकी राय का साक्षिक मूल्य क्या रहेगा, एविडेंशियरी वैल्यू जो है क्या रहेगी, जो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति है उसका। ठीक है ना। तो यहां पर केस है एक इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट केस क्या है, भगवान कौर वर्सेस एम केशमी 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हस्तलेख के विशेषज्ञ की राय क्या है, सबसे कमजोर और सबसे कम विश्वसनीय है, ये इसमें कही थी। दूसरा इसमें जो केस लॉ रहेगा एविडेंशियरी वैल्यू को लेकर, आर वर्सेस सिल्वर लॉक, आर वर्सेस सिल्वर लॉक का केस है। इस केस में एक वकील को भी विशेषज्ञ माना था। ठीक है ना। उसके बाद में तो ये तो केस आपका 39 के साथ में ज्यादा कोरिलेट है। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट केस है विजय सिंह वर्सेस सियाराम शरण सिंह 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में यह बोला था कि जो केवल हस्तलेख विशेषज्ञ व्यक्ति जो होता है उसकी राय पर, हस्तलेख विशेषज्ञ इसकी राय पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध यानी कन्विक्टेड करना, दोषित ठहराना सुरक्षित नहीं है, यानी उसको दोषित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। उसके बाद में लेकिन फिर इसके बाद में जो केस आया वो था आलमगीर वर्सेस दिल्ली राज्य, मतलब संघ राज्य क्षेत्र कहलाएगा, 2003 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि ऐसा विधि का कोई नियम नहीं है कि जो हस्तलेख विशेषज्ञ होता है, जो हस्तलेख हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो होता है उसकी राय को बिना किसी संपुष्टि के, बिना किसी कोरोबोरेट किए स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसकी राय को मानते समय, ऐसा करते समय सावधानी रखनी चाहिए और उसकी राय का सूक्ष्म परीक्षण करना चाहिए। ठीक है ना। उसको टेस्ट कर लेना चाहिए, क्रॉस कर लेना चाहिए उसको। ठीक है ना। ये कही थी। उसके बाद में अब बात आती है, ये हो गई बात जो है वो हैंड राइटिंग की। अब बात आती है फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में। ठीक है ना। फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में यहां पर जो है आती है एक बात, और वो है जो फिंगरप्रिंटिंग है उसके संबंध में एक केस है एम्परर वर्सेस फकीर मोहम्मद, एम्परर वर्सेस फकीर मोहम्मद 1935 बॉम्बे। इस केस में ये बोला था कि जो अंगुली छाप जो होती है, अंगुली छाप यानी फिंगरप्रिंटिंग की संपुष्टि यानी कोरोबोरेशन, उसका संपुष्टि आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है।
ये बात इसमें बोली थी। दूसरा इसी से रिलेटेड, फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड ही दूसरा केस है, मनोज वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2022 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस केस में भी ये बोला था, इस केस में उसका रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या कर दिया, इसमें बोला कि फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ की रिपोर्ट भले ही स्वीकार कर ली जाए, लेकिन केवल यही, मात्र यही उसकी दोष सिद्धि यानी उसके कन्विक्शन, दोष सिद्धि का आधार नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें यह बात कही गई थी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, अब यहां से हम पढ़ेंगे सेक्शन। ठीक है, तो जो सेक्शन है अब यहां से जो बनते हैं वो सिर्फ वन लाइनर ही हो गए, या तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां से सेक्शन 42, ये है आपकी सेक्शन 48। अब ये जो अन्य व्यक्ति की राय जो होती है, इसमें हम एक क्वेश्चन शायद यहां पे पीछे छूट गया है, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट, जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है, ये सेक्शन 47A है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय है, तो यानी जब कोर्ट को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन बनानी है, तो वहां पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय यानी कौन सा प्राधिकारी, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ओपिनियन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, उसकी राय में जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया है, उसकी राय क्या होगी, रिलीवेंट होगी। ठीक है ना, तो यहां पर इतनी बात यहां पर की गई है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय वो 41 का क्लॉज 2 है, जिसमें राय जो है वो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय वहां पर रिलीवेंट होती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की राय वहां पर रिलीवेंट होती है, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी वह जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया है। ठीक, उसके बाद में सेक्शन 42 है। अब यहां से देखो, ये अब अगर वन लाइनर में आना है तो अब क्वेश्चन जो बनेगा, एक और क्वेश्चन जो अन्य व्यक्ति की राय से संबंधित है, अन्य व्यक्ति की राय। अब यहां पे आपको सेक्शन वाइज सेक्शन 39 से 41 और फिर यहां 42 से जो स्टार्ट हो रही है, ये सारे सेक्शन आपको एक एक लाइन में लिखने हैं। ठीक, तो सेक्शन 42 ये क्या कहता है, जो सेक्शन 48 इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, कि साधारण रूढ़ी या अधिकार यानी जो कस्टम और राइट के एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में ओपिनियन कब रिलीवेंट होगी, तो जब कोर्ट को किसी साधारण कस्टम या राइट के एग्जिस्टेंस की, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, वो राइट है या नहीं है, इसके संबंध में ओपिनियन बनानी है, तो तब ऐसे कस्टम या राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में उन व्यक्तियों की ओपिनियन वहां पर रिलीवेंट मानी जाती है, जो यदि उस अधिकार या रूढ़ी का अस्तित्व होता तो वे संभाव्यतः उसे जानते होते, है ना। तो यानी वो अगर होगा ऐसा तो वो जान रहे होंगे, ठीक है, और नहीं है तो वो नहीं जान रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों की राय वहां पर क्या होती है, रिलीवेंट होती है। अब यहां पर बात करता है कि कस्टमर रूढ़ी जो है वो, उसके अंतर्गत में ऐसी कस्टम्स और राइट्स आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए वो सामान्य हैं, ठीक है ना। सामान्य रूप से मतलब वो बड़े वर्ग के बीच में वो प्रचलित होना चाहिए, तभी वो राइट्स या रूढ़ी जो है वहां पर कस्टम और राइट जो वो माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में इलस्ट्रेशन यहां पर एक दे रखा है
कि अगर किसी गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनके उनका किसी कुएं से पानी भरने का या पानी के उपयोग करने का अधिकार था या नहीं, तो इस पर उन व्यक्तियों की राय जो ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब यहाँ पर इनका जो राइट है वो बनता है, तो उनकी राय क्या होगी, रिलीवेंट होगी, और ये साधारण अधिकार के रूप में यहाँ पर रिलीवेंट होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है 43, जो कि सेक्शन 49 इंडियन एविडेंस एक्ट से कोरिलेट करती है। ठीक है, यहां पर ये बात करती है यूजेस और टेनेट्स, प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में जो ओपिनियन है वो कब रिलेवेंट होती है, उसके बारे में सेक्शन 43 बात करती है। यानी जब कोर्ट को किसी मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथा या सिद्धांतों के, यानी यूजेस और टेनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और उसके शासन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस एंड चैरिटेबल फाउंडेशन, ठीक है ना, या फिर किसी विशिष्ट जिले या फिर विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले शब्द या पदों के अर्थ, इनके संबंध में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय, ये यहां पर ऑप्शन में होगा। ज्ञान के संबंध में विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय क्या होगी, रिलीवेंट होगी। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट रहेंगे क्वेश्चन में और ये रहेगा ऑप्शन में, तो यहां से ये आपको छांटना है। उसके बाद में सेक्शन 44 यहां पर बात करता है, जो सेक्शन 50 से कोरिलेट है, नातेदारी के बारे में ओपिनियन, यानी रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन। यानी कोई व्यक्ति पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बेटा है ना, बाप बेटा है, माँ बेटी है, बाप बेटी है, इस तरह से कोई भी रिलेशन के बारे में जो ओपिनियन है, अब वो व्यक्ति जो जानते हैं, उनके पास पड़ोस के रहने वाले लोग है ना, कोई भी, तो उनकी ओपिनियन यहाँ पर क्या है, रिलीवेंट मानी जाती है। तो जब कोर्ट को एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन बनानी है, तब ऐसी रिलेशनशिप के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि वो रिलेशनशिप उनके बीच में एग्जिस्टेंस कर रही है, उसके बारे में ऐसे व्यक्ति के आचरण के द्वारा जो अभिव्यक्त राय होगी, यानी जो एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट जो होगी ओपिनियन, जिसके पास में फैमिली के सदस्य के रूप में या फिर अन्य तरीके से उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है उस व्यक्ति के पास जो ओपिनियन दे रहा है, तो फिर वो रिलीवेंट उसकी राय को माना जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी राय रिलेशनशिप के संबंध में वहां नहीं मानी जाएगी जब भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम यानी डाइवोर्स एक्ट 1869 के अधीन कार्रवाइयों में, या भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 82 और 84 के अधीन अभियोजन में, यानी जो बाइगेमी से रिलेटेड है 494 495 उनके संबंध में, ठीक है ना, इनके अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। राय ली तो जाएंगी, लेकिन उन्हीं की राय के आधार पर ही उनको नहीं माना जाएगा ऐसा, ठीक है ना, वो पर्याप्त नहीं होंगे। और इसके संबंध में इलस्ट्रेशन दे रखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन ये है कोर्ट के समक्ष में कि ए और बी ये दो व्यक्ति विवाहित थे या नहीं थे। अब सामने फैक्ट ये है कि वे उनके जो मित्र थे वे अपने मित्रों के द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्राय स्वीकार किए जाते थे, और उनसे वो मित्र जो थे उनसे वैसा ही बर्ताव किया जाता था, ठीक है ना। तो ये बात उनके मित्रों के द्वारा जो बताई जाएगी, उनकी राय यहां पर वो रिलीवेंट होगी। ऐसे ही क्वेश्चन ये है कि क्या ए बी का लेजिटिमेट यानी धर्मज पुत्र है, जायज पुत्र है, तो ये फैक्ट कि परिवार के सदस्यों के द्वारा ए के साथ में सदा ही इस तरह का बर्ताव किया जाता था जैसे वो उनका धर्मज पुत्र हो, तो जो व्यक्ति इस राय को देगा वो क्या होगा, रिलीवेंट फैक्ट उसकी राय होगी, ठीक है ना। उसके बाद में यहां पर लास्ट है आपका
राय के आधार जो होते हैं, जिन पर राय आधारित होती है, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन, वो कब रिलीवेंट मानी जाती है? तो ये कहता है कि जब किसी जीवित व्यक्ति की राय तो जीवित व्यक्ति ही देगा, तो जीवित व्यक्ति की राय अगर रिलीवेंट है तो उसकी राय जिस बेस पर आधारित होगी, जिस ग्राउंड्स पर वो आधारित होगी, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है वो रिलीवेंट होगी। जैसे अब मान के चलो कोई एक्सपर्ट है, वो अपनी राय बनाने के प्रयोजन के लिए अपने जो एक्सपेरिमेंट है उनका डिस्क्रिप्शन भी जो है वो दे सकता है, ठीक है ना। गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों का विवरण भी वहां पर दे सकता है। राय तो वो दे ही रहा है, अपनी राय किस वजह से दे रहा है वो, यानी उसकी राय जिस पर आधारित है वो एक्सपेरिमेंट का भी वहां पर वो क्या दे रहा है, विवरण दे रहा है। तो इस तरह से ये विशेषज्ञ की राय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन और आपकी सेक्शन खत्म होती है। तो पूरा एक क्लॉज यहां से खत्म हो जाता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहां से जो नेक्स्ट है आपका, वो सील कब सुसंगत है, यानी करेक्टर से रिलेटेड है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहां से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।